एक जानिब अपोजिशन 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करने के लिए कमर कस चुकी है, दूसरी जानिब हुकूमत ने भी ये जलसा रोकने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। मीडिया पर जराए से आने वाली खबरों के मुताबिक हुकूमत ने ए, बी और सी प्लान तरतीब दे दिए हैं। प्लान ए के तहत पंजाब के दीगर अजला से आने वाले कारकुनों को वहीं रोका जाएगा। प्लान बी में लाहौर के दाखिली और खारजी रास्तों पर कंटेनर्स लगाए जाएंगे और प्लान सी के तहत जलसे में रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ कोरोना जवाबित की खिलाफ वर्जी के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। जबकि लाहौरियों को 13 दिसंबर के जलसे में शिरकत की दावत देने मरियम नवाज खुद सड़कों पर हैं। अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में उन्होंने रैली निकाली और आवाम से खिताब में कहा, अभी उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर अपनी जमात को इस्तीफों के लिए नहीं कहा, लेकिन अभी से इस्तीफों के अंबार लग गए। लाहौर से ये फैसला सुनना चाहती हूँ, इन जाली असेंबलियों में बैठे रहे या इस्तीफा दे दें। लाहौर वालों क्या फैसला है, दे दें इस्तीफे, इनके मुंह पर मारे। इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाअल्लाह ऐसा ही होगा। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी इस्तीफों पर बात की। उन्होंने कहा कि इस्तीफे हमारी जेबों में होते हैं, जिस दिन क़यादत का हुक्म आया इस्तीफे दे देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना के बढ़ते केसेस का हवाला देते हुए अपोजिशन को अपने जलसे 2-3 महीने मौखर करने की अपील कर दी है। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन लोगों की जानों से खेल रही है, जलसों से दबाव नहीं पड़ेगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मैं इनको आज अपील करता हूं कि ये जलसे जुलूस से कोई गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें खतरे में जाने लगी। जलसे जुलूस तो हमारे से बड़े किसने बड़े जुलूस किए, जुलूस से क्या होगा, गवर्नमेंट चली जाएगी। हुकूमत यही तासुर दे रही है कि वो अपोजिशन के एहतजाज और मुमकिना इस्तीफों से कतअन परेशान नहीं। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, मीनार पाकिस्तान का जलसा गैर कानूनी होगा और स्टेज पर मौजूद कायदीन के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की मुआवन इत्तलात फिरदौसा शिकावान कहती है, अपोजिशन हुकूमत का बाल भी बीका नहीं कर सकती। जो इस्तीफों की धमकियां दे रहे हैं, ये इस्तीफा लेने आए थे और इस्तीफा लेने वाले अगर आज इस्तीफा देने की धमकियों पे उतर आए हैं तो ये इस बात की कासी करता है कि इन्हें ये समझ आ गई है कि आईनी, कानूनी और जमहूरी तरीके से ये इस हुकूमत का बाल भी बीका नहीं कर सकते। PDM जलसे के लिए साउंड सिस्टम फराहम करने वाले DJ भट्ट को भी रिहा कर दिया गया है। रिहाई के बाद उन्होंने मीडिया को बताया कि पिछली हुकूमत ने भी इन्हें गिरफ्तार किया था, लेकिन इस पर जुल्म ज्यादा किया गया। मेरे साथ इस दफा पहले से ज्यादा ज्यादती की गई। पहले वालों ने भी तशद्दुद किया, लेकिन इन्होंने जो मुझे माँ बहनों की गालियां निकाली हैं सर, मैं कहता हूँ मुझे मार देते वहां पर। मेरे से गालियां नहीं बर्दाश्त हो सकती। मेरी माँ ज़ईफ है, उसका क्या हाल है इस वक्त, और इन लोगों ने मेरी ज़ईफ माँ को, मेरी बहनों को, अभी मुझे पूछते थे अपनी बहनों के नाम बताओ। सर यहाँ पूछे ना आप, वहाँ तो आप पूछते थे 10 अपनी भैनों के नाम, आप पूछे ना सर, यहाँ पर पूछे ना, यहाँ पर पूछे ना सर, मामा क्या सर, यहाँ पर पूछे सर, वहाँ पर पूछते हैं सर, ये सारी चीजें यहाँ पूछे सर। इस वक्त हुकूमत क्या सोच रही है, ऑपोजिशन क्या सोच रही है और ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है, सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब की मुआवन इत्तलात फिरदौसा शिकावान से, फिर अपने नुमाइंदगान अली अब्बास तकवी और रियाज अहमद से भी सूरत हाल हम जानेंगे। बल्कि पहले अब बात करते हैं अपने नुमाइंदगान से और उनसे पूछते हैं कि इस वक्त सूरत हाल है क्या। रियाज साहब, आप ये बताइएगा कि इस वक्त तैयारी किस तरह से जारी है, मतलब हुकूमती तैयारी क्या है, किस तरह से रोकने की कोशिश की जाएगी, थानों में लिस्टें तैयार की गई हैं, किस किस को मजीद पकड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है कि पुलिस हुकूमत ने यह कहा है कि वो जो है वो इस जलसे के लिए रुकावटें नहीं डालेगी, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पुलिस अब तक जो है वो 14 के करीब मुकदमात दर्ज कर चुकी है मुख्तलिफ थानों में। मुस्लिम जो PDM के रहनुमा हैं और उनके कारकुनों पर तकरीबन हज़ारों की तादाद में कारकुन हैं जिनके खिलाफ जो नामालूम हैं, जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए, नामजद भी जो है मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ नामजद मुकदमात दर्ज किए गए। इसी तरह जो है वो तादाद जो है वो कारकुनों की हज़ारों की तादाद में बनती है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि जब जलसा होगा उससे पहले पुलिस के क्या इक़दाम होंगे, तो पुलिस ने पहले से ही तकरीबन 15 दिन पहले से ही जो मुस्लिम लीग नून के जो एक्टिव जो कारकुन हैं उनकी फ़हरिस्तें बनाई हुई हैं। तकरीबन हर थाने में 100 के करीब जो है वो कारकुन, उनकी फ़हरिस्तें पुलिस के पास मौजूद हैं, जिन्हें किसी वक्त भी जो है वो आला पुलिस अफसरान की तरफ से जब हुक्म मिलेगा तो उनकी गिरफ्तारी का अमल शुरू होगा।
लेकिन जिनके खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं उन्हें किसी भी वक्त पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। नामालूम जो है वो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में है, उनको भी पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर सकती है। और इसके अलावा अगर पुलिस जो है वो जब कारकुन आएंगे, जिस दिन 13 अगस्त को जलसा होगा, 13 दिसंबर को जलसा होगा, तो कारकुन जो है वो बड़ी तादाद में निकलेंगे। शहर के अंदर से भी लोग जो है वो मीनार पाकिस्तान पहुंचने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा पूरे पाकिस्तान से लोगों ने आना है। तो उस जगह पर कोशिश की जाएगी, जो शहर के एंट्री पॉइंट्स हैं, सूबे के जो एंट्री पॉइंट्स हैं, वहाँ पर जो है वो कंटेनर लगाए जाएँ, पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात की जाए, ताकि लोग जो हैं वो कम अज़ कम जो है वो जलसागाह तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर ना पहुँच सके। ये पुलिस के इक़दामात हैं जो पुलिस करना चाह रही है और पुलिस का इरादा भी है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ पर है कि उन्हें जब आला हुकाम की तरफ से अहकामात मिलेंगे वो इस पर अमल दरामद करेंगे। शहर में अब कितने कंटेनर लगाए जा सकते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कहा नहीं, हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि शहर के जितने भी दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर कंटेनर लगाए जाने के इम्कानात हैं। अड्डा प्लाट की तरफ जो राय जाती उमरा की तरफ से आने वाले रास्ते हैं वहाँ पर भी कंटेनर लगाए जाने के इम्कानात हैं, और मीनार पाकिस्तान की तरफ जो जाने वाले रास्ते हैं उन पर भी जो है वो कंटेनर लगाए जाने के इम्कानात हैं। जी ठीक है। अच्छा, अब हमारे नुमाइंदे अली अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस वक्त पीडीएम की तैयारियां क्या हैं। अली, आपने सुना किस तरह से हुकूमत कोशिश कर रही है कि कम से कम लोग जो है वो बाहर निकल सकें, उस दौरान उन रास्तों पे आए जिस रास्ते पे काफिले जाने हैं रैलियों की सूरत में, लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है। तो इसके अगेंस्ट या इसको काउंटर करने के लिए पीडीएम की तैयारियां कैसी? बहुत शुक्रिया। जैसा कि आज मरियम नवाज जो है उन्होंने दोबारा एक मरतबा लाहौर का रुख किया और वो दोबारा मुकम्मल तौर पे लाहौरियों को 13 दिसंबर की दावत देने के लिए एक मरतबा फिर वो बाहर निकली और भरपूर अंदाज के अंदर उन्होंने कैंपेन की। शंघाई ब्रिज से उन्होंने जो है अपने सफर का आगाज किया था और उसके बाद पूरे फिरोजपुर रोड पर वो निकली रही, इचरा, कलमा चौक, मजंग और उसके साथ लोहारी, और आखिर में अब से कुछ देर कबल जो है दाता दरबार पे उन्होंने दुआ मांगी है और अब से वो जो है वापस जो है जाती उमरा रवाना हो गई है। अहम डेवलपमेंट ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो भी जैसा कि लाहौर पहुंच चुके हैं और कल वो मरियम नवाज से मुलाकात करने के लिए जाती उमरा जाएंगे, उनकी दादी की वफात पर अफसोस करेंगे और उसके साथ साथ पीडीएम के तमाम जो सूरत हाल मामला जो है उसके हवाले से डिस्कशन करेंगे। जब हमारी बात हुई इस तमाम क़यादत से तो उनका ये कहना था कि 13 दिसंबर को हर सूरत हम लोगों ने मीनार पाकिस्तान पहुंचना है, कुछ भी हो जाए, किसी भी तरीके से, चाहे वह पानी छोड़ दिया जाए, कुर्सियां ना रखने दी जाए, जो भी सूरत हाल पैदा होती है, ख्वाजा साद रफीक, राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान अब्बासी, मरियम नवाज, परवेज रशीद, मरियम औरंगजेब, उसके साथ साथ पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे कि लाहौर पहुंच चुके हैं, मौलाना फजल रहमान जो है उनकी भी आमद करीब करीब है, तो मुकम्मल तौर पे तैयारी है। और उनका ये कहना है कि चाहे वो तमाम रास्ते हुकूमत बंद कर दे, कोई भी ऑप्शन ना रहे, कंटेनर लगा दिए जाए, गाड़ियां ना जाने दी जाए, लेकिन लोगों को कहा गया कि लोग पैदल भी मीनार पाकिस्तान 13 दिसंबर को पहुंचेंगे और एहतमाल रहेगा अली अब्बास के उस दौरान जो शहर के अंदर दाखिल होने वाले लोग हैं, मतलब वो लोग जो शहर के बाहर से आएंगे लाहौर में जलसे को अटेंड करने के लिए, उनको शायद रोका जाए एंट्री पॉइंट्स पर, तो उसके लिए पीडीएम ने क्या तैयारी की हुई है पहले से? जैसे कि मरियम नवाज जब भी पिछली मर्तबा भी जाती उमरा से जब भी निकली है तो वो अपने साथ बड़ी बड़ी क्रेनें लेकर निकलती हैं और इस दफा भी ऐसा ही लग रहा है कि नून लीग की जो क्यादत है वो कम से कम 4 से 5 क्रेनें जो है वो साथ लेकर निकलेगी और अगर कहीं रास्ता रोका जाता है तो वो क्रेनें इस्तेमाल की जाएंगी और उन क्रेनों के जरिए रास्ते जो है अगर बंद की जाती है हुकूमत की जानिब से लाहौर शहर के अंदर, उन तमाम रास्तों को बिल्कुल ठीक है। दोनों हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान साहब से। डॉक्टर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा किस तरह से आपने प्लान किया है कि कहाँ कहाँ रोका जाएगा, किस तरह से इस रैली को कोशिश की जाएगी कि कम से कम लोग पहुंचे? हालांकि आपने इजाजत दे रखी है कि हम रोकेंगे नहीं, मगर उसके बावजूद रोका जा रहा है, तो पंजाब हुकूमत का प्लान क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली, जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर जो है वो कोरोना कंट्रोल, इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल एक्ट जो है वो लागू हुआ है और फिर अदलिया के बड़े क्लियर और वेरी वेल डिफाइंड डिसीजंस और हुकूमत को हदायत हैं कि भी किसी भी सूरत एसओपीज पे अमल दरामद को यकीनी बनाएं। अब एक तरफ जो है वो कोरोना से इंसानी जानों की हलाकतों का
आए दिन जो है वो सिलसिला बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ अपोजिशन मज़ीद है कि उन्होंने हर हाल में ये जलसा करना है। अब हुकूमत को दोनों महाजों पे अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी है। एक उनका राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, इसको हम किसी सूरत रोकना नहीं चाहते और ना उससे हम इनकार करना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मासूम इंसानी जाने हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देना भी हमारी जिम्मेदारी में शामिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब ने जो एक लाएअमल और रोड मैप तय किया, उसके मुताबिक हम किसी किस्म की रुकावट इस जलसे के हवाले से हुकूमती सतह पे नहीं डालेंगे। हाँ, जहाँ पे अवाम के लिए मुश्किलात आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो अननेसेसरी अनड्यू जो इंटरप्शंस आएंगी, या जहाँ पे गुत्थम गुत्था होने की जो अपोजिशन की स्ट्रेटजी आएगी, तसादम का माहौल आएगा, या जो डंडा बरदार फोर्सेस जो बनाई गई हैं, और आपने देखा कि जाती उम्रा में ट्रक डंडों के तकसीम किए गए, तो ये डंडे जो है वो फूलों के हार परो के उनके ऊपर लटकाने के लिए नहीं है इन्होंने बांटे। ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और हमारे जो इस पूरे प्रोसेस के अंदर पुलिस और मुतल्लिका इदारे हैं, उनका इलाज करने के लिए इन्होंने ये सब कुछ किया है। तो जब कोई कानून पे हाथ उठाता है, डंडा उठाता है और कानून को हाथ में लेता है, लेकिन डॉक्टर साहब थानों में लिस्टें तो बनाई गई हैं, जैसे डीजे बट को भी उठाया गया, उसका खबर आपको पता लगी होगी, डीजे बट वाली, उसको भी उठाया गया, वो साउंड का सर्विस प्रोवाइड कर रहा था इस जलसे को। ये गलत परसेप्शन है। देखिए, डीजे ने इससे पहले भी इतने जलसे किए, उसको उस वक्त क्यों नहीं उठाया गया? तो ये हमारी तरजीह नहीं है। डीजे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। बेसिकली जो उनके ऊपर FIR हुई, उन नाजायज असले की हुई, और नाजायज असले की बुनियाद पे ही उनको गिरफ्तार किया गया। हाँ, उसके बाद पुलिस ने कहीं उनके साथ कोई ज्यादती की है, नाइंसाफी की है, तो डीजे बट भी इसी पाकिस्तान के शहरी हैं, उनका भी उतना ही हक है कि हुकूमत जो है उनके साथ होने वाली इस ज्यादती का इजाला करे, और इसकी तहकीकात करके हम ये देखें कि जो डीजे बट साहब कह रहे हैं हक़ाइक़ क्या है और उसके साथ जुड़ा सियासी बयानियां कितना है। क्योंकि डीजे बट साहब और थानों में कोई लिस्टें नहीं बनाई गई डॉक्टर साहब, ऐसे ही है जी? थानों में किसी किस्म की लिस्टें नहीं बनाई गई कि किस किस को उठाना है, PMLN के किस किस वर्कर को उठाना है? देखिए, थानों में लिस्टें शरपसंदों की बनती हैं, दहशतगर्दों की बनती हैं, मफरूरों की बनती हैं, बस्ता के जो होते हैं मुल्ज़म उनकी बनती हैं। तो अगर PMLN के अंदर कोई ऐसा कब्जा ग्रुप, कोई शरपसंद, दहशतगर्द और ऐसा कोई अनासर उनकी सफ़ों में नहीं है, उन्हें इन लिस्टों से घबराने की तो जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और अगर उनकी सफ़ों में ऐसे लोग मौजूद हुए तो फिर कानून को अपना रास्ता बनाना पड़ता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद बात करेंगे उन घटिया और गलीज सोशल मीडिया ट्रेंड्स की जिसपे किसी की इज्जत सलामत नहीं है। ये ट्रेंड्स कौन बनाता है, कैसे बनते हैं, इसी पर बात होगी वक्फे के बाद। पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर इज्जतें उछाली जा रही हैं, गाली गलौच, इल्जाम तराशियों और तानों की भरमार है। बदजुबानी और गैर अखलाकी मीम्स जो है वो उनकी तकरार है। माँ बहन बेटी कोई भी इस गलीज मुहिम से महफूज नहीं है। सियासी जमातों के सपोर्टर्स की जानिब से पाकिस्तानी तारीख की शर्मनाक तरीन ट्रेंडिंग ट्विटर पर चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही बेहुदा और गैर अखलाकी ट्रेंड के जिनके हम नाम भी हम नहीं यहाँ पर ले सकते। गुज़िश्ता रोज सामने आने वाले ट्रेंड्स ने तो सारी हदें ही
पार कर दी थी। सियासी शख्सियात से लेकर अहम कौमी इदारों के हवाले से गलाजत की एक मुहिम चलाई गई थी। घुटन के इस माहौल बनाने में सभी सियासी जमातें बराबर की शरीक है। PTI, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक से लेकर मुल्क की सभी बड़ी जमातों ने अपने सोशल मीडिया विंग बना रखे हैं, जो अपने नजरियात की तशहीर और मुखालिफिन पर तनकीद के लिए हर हरबा इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए ज्यादातर ट्विटर पर मसनूई तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं। इस हवाले से PTI का सोशल मीडिया एक्टिविस्ट फरहान विरक का एतराफ और PTI का सोशल मीडिया विंग की सरगर्मियां मंजर-ए-आम पर आ चुकी। जी अखबार डॉन की एक तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया पर चलने वाले ज्यादातर हैशटैग्स और मुहिम्मात मसनूई तौर पर चलाई जाती है और मखसूस गिरोह इन्हें अपनी महारत इस्तेमाल करते हुए ट्विटर की ट्रैफिक में मदाखलत करते हैं और हैशटैग्स पर असरअंदाज होते हैं। डॉन की तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में ट्रेंड करने वाली सियासी मुहिम्मात में से तकरीबन 95% को आवाम को गुमराह करने के लिए मसनूई तौर पर फरोग दिया जाता है, जिससे यह गलत तासुर दिया जाता है कि आवाम ऐसा सोच रही है, हालांकि जो कुछ नजर आ रहा होता है हकीकत उससे काफी हद तक दूर होती है। डॉन की तहकीक के नताइज के मुताबिक एक मुतासर कुन मुहिम में बज़ाहिर एक दूसरे से मुंसलिक अकाउंट्स जो नजरियाती तौर पर एक जैसी जहनियत के होते हैं, इन अकाउंट्स की बड़ी तादाद शामिल होती है। ये मखसूस गिरोह एक मौजू को लेकर बार बार जारहाना अंदाज में ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स करते हैं और इसमें सबसे अहम किरदार हैशटैग मर्चेंट्स का होता है, जो हकीकी और मुसद्दिका अकाउंट चलाते हैं और यही लोग सारिफीन किसी मखसूस मुहिम के पीछे होते। डॉन की तहकीकात में बताया गया कि किसी ट्रेंड की कामयाबी का अहम अंसर हैशटैग का मुमकिना असर और इसकी पहुंच है। ट्विटर ट्रेंडिंग की मकबूलियत का ताल्लुक ट्वीट्स की रफ्तार से सबसे ज्यादा होता है, यानी जिस रफ्तार से किसी भी मखसूस हैशटैग के तहत ट्वीट्स की जा रही है और इस फॉर्मूले के तहत ये ग्रुप्स पे हैशटैग की ट्रेंडिंग में अपनी मर्जी के मुताबिक बदल देते हैं। हैशटैग मर्चेंट से इंटरव्यूज में इंकशाफ हुआ कि ट्विटर पर किसी मुहिम को ट्रेंड करना आसान है। नाज़रीन, इनकी असल मुश्किल ट्विटर पर हम आहंगी और नेटवर्क बनाने में पेश आती है। इस मकसद के लिए ट्रेंड बनाने वाले अफराद मुस्तनद और मुसद्दिका अकाउंट्स बनाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ एक दूसरे की मदद की जा सके। सिर्फ मुस्तनद ही नहीं बल्कि गैर मारूफ अकाउंट्स को भी आगे लाया जाता है जो हैशटैग इस्तेमाल करते हैं। इन ग्रुप्स में मौजूद सारिफीन न सिर्फ एक दूसरे को आम ट्विटर सारिफ के मुकाबले में नुमाया तौर पर ज्यादा शरह में फॉलो करते बल्कि वाज़े तौर पर जानते भी हैं कि कौन असल मरकज है। और आखिर में सबसे अहम बात, इस मकसद के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स मौजूद होते हैं जहां से अरकान को हिदायत की जाती है कि कितनी ट्वीट्स करनी है, कितनी रीट्वीट्स करनी है। यही नहीं बल्कि इन्हें ट्वीट्स का ड्राफ्ट भी तैयार करने की हिदायत की जाती है ताकि वो मुकर्ररा वक्त में हैशटैग ट्रेंड बनाने का हदफ पूरा कर सके। ट्विटर पर जारी गलीज मुहिम और इसके पीछे कौन लोग हो सकते और सियासी जमातों के सोशल मीडिया विंग कैसे काम करते हैं, इससे बात करेंगे। हमारे पास दोनों अहम शख्सियात मौजूद हैं, दोनों अहम जमातों की। अजहर मशवानी साहब, आप डिजिटल मीडिया पंजाब के फोकल पर्सन टू CM हैं। हमें ज्वाइन किया है आतिफ रऊफ साहब ने, आप हेड हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सोशल मीडिया टीम के, जो कि हेड कर रहे हैं। मशवानी साहब, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये जो ट्रेंड चला पिछले दिनों, ये बड़े गलीज ट्रेंड था, इसमें कोई शक नहीं है। ये क्या ऑर्गेनाइज तरीके से भी पॉसिबल है ऐसा ट्रेंड चलाना? जैसे कि मैंने पूरा नक्शा खींच के बताया कैसे ट्रेंड बनाया जाता है, चलाया जाता है, ये आम लोग तो कर नहीं सकते। तो ये इतना गलीज ट्रेंड PTI सपोर्टर्स की तरफ से भी और PMLN की तरफ से भी, सपोर्टर्स की तरफ से भी, ये किससे चलाया था? कल मैंने इसी मौजू के ऊपर कई ट्वीट्स किए हैं। हमारी लीडरशिप जो है सोशल मीडिया की, उन्होंने भी इसके ऊपर ट्वीट्स की और ये कल जो भी एपिसोड हुई, बड़ी एक शर्मनाक किस्म की एपिसोड थी और हमने इसकी मजम्मत की खुल के। इस पे मैं 2-3 चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। एक तो अपने पार्टी पर्सपेक्टिव से और दूसरा जो, क्योंकि मेरे पास गवर्नमेंट का ओहदा भी है, गवर्नमेंट की साइड से भी मैं ये क्लियर करना चाहूँगा। हमारी PTI की ऑफिशियल टीम्स या PTI की पार्टी या गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से भी इसको किसी तरह की भी सपोर्ट नहीं हासिल थी और ये भी आप देख सकते हैं कि हमारे किसी भी फॉलोअर ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। बल्कि रात को मैंने ट्वीट की कि मैंने अपनी फॉलोइंग चेक की, उस फॉलोइंग में से किसी एक बंदे ने भी इस गालम गलोच वाले
ट्रेंड्स के अंदर हिस्सा नहीं लिया हुआ था, जो कि बड़ी खुशी की बात थी। और मैंने साथ में ये भी लिखा कि कोई अगर इस तरह का करेगा तो मैं उसे अनफॉलो करूंगा। लेकिन अफसोसनाक पहलू ये है कि जो दूसरी तरफ से ट्रेंड्स हो रहे थे, इंतहाई शर्मनाक जो ट्रेंड्स हो रहे थे, उन लोगों को 175 लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे और 134 लोगों को मरियम नवाज खुद फॉलो कर रही थी। तो ये एक बहुत ही एक अलमिया है कि यहाँ पे लीडरशिप जो है इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती है और लीडरशिप उनको आगे लेके चल रही है। हमारी तरफ से एटलीस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मैं आपको एश्योर करता हूँ, ना हमारी पार्टी लीडरशिप इस तरह के लोगों को सपोर्ट करती है और ना ही हम लोग इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं, बल्कि कंडेम करते हैं, खुल के कंडेम। अच्छा मशवानी साहब, इससे हट के मैं थोड़ी सी चीज इससे हट के पूछना चाह रहा हूं आपको, वो इसका हिस्सा नहीं है लेकिन फिर भी वो एक चीज ट्रेंड में आई थी। पंजाब के पीटीआई के जो अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट, पिछले दिनों उस पर एक ट्वीट आई, बाद में डिलीट हो गई, जिसमें अच्छे एंकर्स और बुरे एंकर्स का तस्करा था, मुहिब्बे वतन एंकर्स और जो मुहिब्बे वतन एंकर्स नहीं है। सर वो किसने किया था? आपको अगर पता हो कि पीटीआई का जितना भी स्ट्रक्चर है हमारे सारे वॉलंटियर्स हैं और इसमें रेगुलरली रिक्रूटमेंट होती रहती है। नहीं सर, मैं ऑफिशियल अकाउंट की बात कर रहा हूं, मतलब ऑफिशियल जो इस तरह के पीटीआई बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड नहीं होते। पीटीआई लाहौर के अकाउंट का अकाउंट है, हमारे इस तरह के 41 हमारे अकाउंट से, उनमें से एक वो बच्चा कर रहा था जिसको हमने बाकायदा वहां पे आइडेंटिफाई किया, विद इन 2 मिनट्स वो डिलीट हो गई थी, बाकायदा उसको शोकाज नोटिस जारी किया गया और उसको हटा दिया गया, उसके पास अब कोई अकाउंट की एक्सेस नहीं है और हमने अपोलोजाइज किया। बाकायदा हमारी पार्टी के मीटिंग्स के अंदर, स्पोक्स पर्सन की मीटिंग्स के अंदर भी वो डिस्कस हुआ और हम बिल्कुल भी इस तरह की चीजों को इनकरेज नहीं करते। आप इसको ओन नहीं करते, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आतिफ साहब, सर मुझे ये बताइएगा, एक पॉपुलर परसेप्शन ये होती है कि जब इस तरह के ट्रेंड वायरल होते हैं, ये ट्रेंड पॉसिबल नहीं है कि आम लोग उनके दिल में आया और उन्होंने वायरल कर दिया, जब तक कि कोई ऑर्गेनाइज्ड टीम बैठ के उनको वायरल ना करे। PMLN has the most organized social media team which you're heading right now. सर ये एक ट्रेंड जो इनका जवाब में हुआ या आपने पहले किया, गॉड नोज, लेकिन वो फिर आपकी टीम ने किया? नहीं सर, एक तो सर पहले ये कि मैं ऑफिशियली उस जो कल वाला एपिसोड हुआ है उसको मैं भी कंडेम करता हूँ और वो बहुत गलत हुआ और जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी ये फरमा रहे थे कि फॉलोअर्स और जो है मरियम नवाज शरीफ तो 134 फॉलोअर्स हैं, ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा तो 10,000 से ज़्यादा लोगों को फॉलो करती हैं, ठीक है। और 10 के 10,000 लोगों को मरियम नवाज शरीफ ये नहीं कहती कि ट्रेंड फलाना बनाना है तो फलाना नहीं बनाना। जो पहली चीज़ ये है कि ऑफिशियली कोई ट्रेंड नहीं चलाया गया, ऑफिशियली इस चीज़ के ऊपर कोई सपोर्ट हमने किसी चीज़ में नहीं की। लेकिन जो इन्होंने जिस लैंग्वेज को, इनके एक जो है ट्वीट हैं इमरान लाले का, शायद आप उनको, बड़े बड़े फेमस ट्वीट हैं इमरान अब्बास लाले का, ये ट्रेंड उन्होंने शुरू किया। फर्स्ट ट्वीट उन्होंने इस ट्रेंड की और इन्होंने इस ट्रेंड को सारी इनकी टीम ने जो है इन्होंने इसको सपोर्ट किया। ऑफिशियली तो कोई भी नहीं करेगा। मैं अर्ज करता हूँ जी, मैं अर्ज करता हूँ जी। और अभी ये कह रहे हैं जी, इन्होंने अभी एक बात फरमाई है कि जी इनके जो लीडरशिप है उसने इसको कंडेम किया है, ठीक है। अभी आप श्री मज़ारी साहिबा का ट्विटर हैंडल खोलें, उन्होंने एक ट्वीट किया इसी वाले से। अच्छा। और जो है उन्होंने जो है सिर्फ हम जो ट्रेंड जो इनके अगेंस्ट चल रहा था उसको कंडेम किया है। अच्छा, ठीक है। और उन्होंने वुमेन के ऊपर ट्वीट किया कि इस तरह के ख़वातीन के ऊपर इस तरह के ट्रेंड्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। आप ये देखें ना, एक मुनाफिकत है एक बात कि अगर आप एक ट्रेंड आपके सपोर्टर्स ने, बेशक वो ऑफिशियली या इसको बेशक ओन करें, आप जो मर्जी करें, लेकिन आप उसको तो कंडेम नहीं करते और आपके अगेंस्ट अगर कोई ट्रेंड चल जाता है तो आप उसको कंडेम करते हैं। सर मुझे एक बात बताइएगा, देखिए मेरे लिए बीइंग अ सोशल मीडिया यूजर ये जानना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किसी और ग्रुप के पास, किसी और सियासी जमात के पास इतनी बड़ी सोशल मीडिया टीम्स नहीं है जितनी आपकी और पीटीआई की हैं। तो इतने बड़े पैमाने पे ट्रेंड्स उस टीम की मदद के बगैर कैसे चल सकते हैं? सर ऐसे है कि सर अब लोग बड़े ट्रेन हो गए हैं ट्रेंड्स को बनाने के लिए, अब क्योंकि सारे वॉलंटियर्स होते हैं। अच्छा। पूरी पाकिस्तान हर बंदे के पास। आपके पास कितने वॉलंटियर्स? हमारे पास ट्विटर के लिए 3,500 लोग हैं। अच्छा, ठीक है। लेकिन लोग ऐसा देखें, जो लड़का होता है वो एक रैंडम होता है, वॉलंटियर होता है, ठीक है। वो हम उसको ट्रेंड भेजते हैं, वो उसमें ट्रेंड में पार्टिसिपेट करता है। जब हम ट्रेंड नहीं भेज रहे होते तो कुछ ट्रेंड्स उसको जो भी उसकी ज़हन के मुताबिक उसको ठीक लग
रहा होता है वो उसमें जाके पार्टिसिपेट कर लेता है। कोई बुक रूल नहीं है इसका, इस चीज का जनाब कि आप ऐसे ट्रेंड नहीं चला सकते और अगर चलाएंगे तो यू विल बी अनफॉलोड, यू विल बी किक्ड आउट ऑफ द ग्रुप। वॉलंटियर आप और मतलब मैं खुद भी वॉलंटियर हूँ, ठीक है। अच्छा। बात ये है कि चीजें जो वॉलंटियर्स होते हैं वो कोई पेड नहीं है कि वो मेरी किसी चीज़ का हम सिर्फ उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाते हैं जो हमारे नज़रिए के मुताबिक या हमारे कायदीन को फॉलो करते हैं या इस नज़रिए को लेके चलते हैं, वो इसी तरह ही नहीं है। अच्छा फेसबुक पे कितने हैं सर आपकी? 3500 ट्विटर पे बताया आपने। हाँ, ये की टीम है हमारे पास, तकरीबन 15,000 लोग फेसबुक के ऊपर हैं जो हमारी टीम्स के तौर पर काम करते हैं, पेजेस पे काम करते हैं, वो इधर उधर काम करते हैं। अच्छा, आप ट्रेंड बनाते हैं? हम ट्रेंड जब बनाना हो बिल्कुल बनाता, ठीक है, और वो आप उसको वायरल भी करते हैं, ठीक है। मशवानी साहब, आपके पास सर पीटीआई पंजाब की चलें बात कर लें, अगर आपके पास नेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन है तो वो भी दे दीजिएगा। आपके पास सर ट्विटर पे कितने वॉलंटियर्स हैं और फेसबुक पे कितने वॉलंटियर्स हैं? देखिए, हमारे पास जो हमारे ऑफिशियली हमारे पैनल के ऊपर हैं लड़के जिनको हमने नोटिफाई किया हुआ है वो तकरीबन 800 हैं, और पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह से वो हमारे साथ, क्योंकि पार्टी के एक विजन को ओवरसीज पाकिस्तानी। ये 800 बोला आपने? 800 के 8000? जी 800। अच्छा ठीक है, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। और फेसबुक पे कितने हैं सर? ये हमारे वॉलंटियर्स सारा हमारा इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर हर जगह होते हैं। ये हमारे ऑफिशियल वॉलंटियर्स हैं जो नोटिफाइड हैं। इसके अलावा भी लाखों में सपोर्टर्स हैं पैनल पे, ठीक, जिनकी डेफिनेटली हम इस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते जिस तरह हम अपने ऑफिशियल लोगों की, जिनको हमने नोटिफाई किया हुआ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मशवानी साहब, क्या आप भी ट्रेंड बनाते हैं? अभी तो रूफ साहब ने कहा कि हाँ हम ट्रेंड बनाते हैं। आपकी टीम्स भी अगर कोई ट्रेंड बनाना हो गवर्नमेंट के हक में या किसी भी के खिलाफ भी, या कोई अगर बात बतानी हो तो ट्रेंड बनाया जाता है आपके यहाँ भी? जी बिल्कुल बनाए जाते हैं। डेली बेसिस पे दर्जनों ट्रेंड्स बनते हैं, हर कोई बनाता है, लेकिन इसमें हमेशा एथिक्स का ख्याल रखा जाता है और कभी भी कोई बेहुदा अल्फाज वगैरह यूज नहीं किए जाते इसमें। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि अच्छे ट्रेंड जो होते हैं वो आप लोग बनाते हैं, लेकिन जो बुरे ट्रेंड होते हैं, कंडेमनेबल होते हैं इस तरह के, वो कोई और बनाता है, उससे कोई लेना देना नहीं है मशवानी साहब आपका? मैं तो कह रहा हूं कि अगर मैं भी कोई गलत बात करता हूं, मैंने किसी को गाली दी है, मुझे पकड़ा जाए, इनकी तरफ से भी कोई है, सबको पकड़ा जाए। मैं तो बिल्कुल हम टॉलरेट नहीं करते इस चीज को। बिल्कुल ठीक है मशवानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आतिफ साहब, आपने वक्त दिया सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। आलमी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन खबरें फैलाने वाला भारतीय नेटवर्क बेनकाब हो गया। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए जाली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इस्तेमाल किया जा रहा था। उन लोगों के नाम भी इस्तेमाल किए जा रहे थे जो दुनिया से गुजर चुके हैं। असली और जाली NGOs और नाम नहाद थिंक टैंक्स पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे थे और 15 साल से अक़वाम मुत्तहिदा और यूरोपीय यूनियन जैसे मोतबर इदारों को धोखा दिया जा रहा था। इस सारे नेटवर्क में 7 से जायद जाली मीडिया इदारे हैं, जाली और असली NGOs हैं। ऐसे नाम और पते हैं जो इंटरनेट पर तो मौजूद रखते हैं लेकिन हकीकी जिंदगी में इनका कोई वजूद नहीं, और इन सब को ऑपरेट किया जा रहा है भारत के श्रीवास्तव ग्रुप की जानिब से। सब राजों से पर्दा उठाया है यूरोपीय यूनियन डिस इन्फो लैब नामी एक इदारे ने। डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने वाले इस नेटवर्क का तरीका ये था, सबसे पहले तो NGOs को इस्तेमाल किया जाता था जो अक़वाम मुत्तहिदा से मंजूर शुदा है, और अक़वाम मुत्तहिदा की तकारीब में पाकिस्तान मुखालिफ तकारीर कराई जाएं। इस नेटवर्क में मोतबर नाम रखने वाली कई फर्जी NGOs भी काम कर रही थी। फर्जी शनाख्त इख्तियार करना या दूसरों की शनाख्त चुराना भी एक तरीका वारदात था। एक प्रोफेसर साहब जिनका नाम प्रोफेसर लुइस था, जो 2006 में इंतकाल कर चुके थे, वो 2007 में अक़वाम मुत्तहिदा कमीशन बराए इंसानी हुकूक की तकरीब में शरीक हुए और 2011 में वाशिंगटन में एक तकरीब में शरीक हुए। यानी कोई शख्स इस तंजीम की तरफ से मरहूम प्रोफेसर लुइस बनकर इजलासों में शिरकत करता था। हिकमत अमली का अगला हिस्सा ये होता कि 700 से जायद जाली मीडिया आउटलेट्स पर इन तकारीब की खबरें चलवाई जाती। बाद में भारत की न्यूज़ एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल इन्हें खबरों को शाया करती और यहाँ से भारतीय मीडिया भी वही खबरें चलाने लगता। एक तरीका वारदात ये था कि यूरोपीय यूनियन के चंद मेंबर आने पार्लियामेंट से पाकिस्तान मुखालिफ तहरीरें लिखवाई जाती, वो जाली मीडिया आउटलेट्स पर चलती, वहाँ से ANNI और वहाँ से भारतीय मीडिया तक वो पहुँचा दी जाती। इन इदारों की वेबसाइट्स पर जो पते दर्ज थे वो वजूद ही नहीं रखते थे नाज़रीन।
इन वेबसाइट्स पर जो आर्टिकल लिखे थे उनका भी सुराग नहीं लगाया जा सका। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर बराए कौमी सलामती मोहित यूसुफ साहब। मोहित साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा मोहित साहब कि हमने अपने काफी हद तक इनके प्रोपेगेंडा को, भारत के प्रोपेगेंडे को तोड़ा, उसके बावजूद भी हमें फैक्ट में ये टफ टाइम दे रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी अभी भी भारत की ज्यादा सुनती है। हमारे पास काफी सबूत हाथ लगे, डोजियर्स हमने दिए और अब ये सामने आ गया। किस तरह से इन तमाम चीजों को हम भारत के खिलाफ और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे? बहुत शुक्रिया अली। देखिए, पहले तो ये बात वाज़ेह हो जाए कि पाकिस्तान की रियासत बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर नामी एक चीज़ है जो हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जा रही है। हर हरबा डोसियर हमने दिया जो डायरेक्ट दहशतगर्दी कराई जा रही है, सीपैक अंडरमाइन किया जा रहा है। तो हम जब दुनिया में जाके ये बात करते हैं कि ये जो रियासत जिसका नाम हिंदुस्तान है, ये रियासत तो नहीं, ये तो माफिया बना हुआ है। ये सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा है पाकिस्तान के बारे में। अच्छा, हम ये बात करते रहे और दुनिया तस्लीम नहीं करती थी। बदकिस्मती से यहाँ से खुद आवाज़ें उठती थी, आपका मीडिया सवाल पूछता था कि जी ये आप ऐसे ही बोल देते, और हमने फिर इतना वाज़े तौर पे जामे डोजियर सामने रखा जो दुनिया का कोई मुल्क इस तरह नहीं करता, इंटेलिजेंस सोर्सेज पे बेस्ड इंफॉर्मेशन। अब एक तीसरी फोर्स ने, एक इंडिपेंडेंट बॉडी ने दुनिया के दूसरे खित्ते में बैठी हुई इससे ज्यादा डैमिंग रिपोर्ट, ये ऐसे लगता है, आपने पता नहीं पूरी पढ़ी है कि नहीं, लेकिन मैं हकीकतन बता रहा हूं, पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि किसी 302 का जिस पे पर्चा हुआ हो और वो रंगे हाथों पकड़ा गया हो, उसकी चार्जशीट ऐसे बनती है। तो जब 302 का पर्चा हो और ऐसी चार्जशीट हो तो फिर जज क्या कहता है? फांसी चढ़ाता है। तो हम तो दुनिया को फांसी चढ़ाने का भी नहीं कह रहे, सिर्फ इतना इंसाफ कह रहे हैं कि कम अज कम कॉल अ स्पेड ये तो मान लें कि जिसके पीछे आप लगे हुए हैं काउंटर वेट, तो ये वेट, वो एक चोर है, वो माफिया है जो एक सॉवरन खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ न सिर्फ खुद कैंपेन कर रहा है, पैसे लगा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जाके तकरीरें करवा रहा है। इससे ज्यादा क्या और आपको हकीकत चाहिए? दिस आई थिंक इज इनफ टू रेस्ट आवर केस कि ये एक कंसर्टेड एफर्ट है। अब दुनिया हमें दिखाए कि वो वाकई अमन चाहती है, वो इंसाफ करती है, वो नहीं चाहती पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना या होने देना। अब एक्शन करके दिखाए। अब इसके बाद और क्या रह गया? ये तो मतलब कमाल है। मैंने, आप जिक्र कर रहे हैं करण थापड़ साहब के इंटरव्यू वाला, मैंने उसमें भी अंग्रेजी की इस्तिलाह इस्तेमाल की थी कि इंडिया इज कॉट विद देयर पैंट्स डाउन। तो हमें तब भी पता था क्या चीजें हो रही हैं, हमारी आंखें बंद नहीं हैं। लेकिन इसके बाद अगर कोई भी इस रियासत को एक इज्जतदार शख्स जिस तरह उसको रिस्पेक्ट मिलती है देने की कोशिश करता है, तो फिर वो अपने आप को एम्बैरेस कर रहा है। मोहित यूसुफ साहब, हमने दिनों में ये भी देखा जो वो हमारे दोस्त ममालिक, दोस्त मुस्लिम ममालिक जो कि पाकिस्तान से दूर हुए और भारत के करीब हुए, क्या इन तमाम सबूतों के साथ क्या हम उनको भी बावर करवाने में कामयाब हो जाएंगे कि वो किससे पींगे बढ़ा रहे? देखिए जी, मैं आपको इस सवाल का जवाब ऐसे देता हूं कि अगर आप अदालत में 302 का पर्चा किसी आपके मुखालिफ पे हुआ है, तो आपका गोल ये नहीं है कि आप दुनिया को ये बावर कराएं और वो बावर कराएं, आपने अपना केस लड़ना है। तो मुझे नहीं पता कि कौन मान रहा है, कौन नहीं मान रहा, कितना मानेगा। मेरे पास एक क्लियर एविडेंस है जो मैं कहीं भी दुनिया में ले जाऊं तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो मेरा काम है हर जगह ले जाना, मैं लेके जाऊंगा। अगला नहीं मानता तो फिर उनकी अपनी एम्बैरेसमेंट है। आज नहीं मानेगा कोई तो कल मान लेगा। और मैं किसी मुल्क, किसी खित्ते की बात नहीं कर रहा, मैं तो आम दुनिया के शहरी के पास भी जाने को तैयार हूं। क्यों जाने को तैयार हूं? क्योंकि जनाब हमारा फोकस अमन पे, इकोनॉमिक सिक्योरिटी पे, हम अपने मुल्क को आगे ले जा रहे हैं, ले जाना चाहते हैं।
तो दुनिया अब देखे कि इसको कौन रोक रहा है, कौन डिस्टेबलाइज कर रहा है। और जब समझ आ गई, इतना एविडेंस आ गया, तो फिर थोड़ा सा इंसाफ करना लाजिम हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। मुझे बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। जो आखिर में मैंने सवाल किया मुझे साहब से नाज़रीन, वो यही था कि हमारे दोस्त ममालिक हमसे दूर हो रहे हैं, लेकिन इस सवाल का जवाब हम लेंगे जुल्फी बुखारी साहब से भी इस वक्फे के बाद कि इस दूरी में वो पाकिस्तानी जो इन ममालिक में काम करते हैं जाके मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, उनका क्या बनेगा। वक्फे के बाद बात करें। तो नाज़रीन, जैसा कि पहले जिक्र हुआ, हमारे दोस्त मुस्लिम ममालिक से पाकिस्तान के फासले बढ़ते जा रहे हैं। सबसे पहले यूएई ने पाकिस्तानियों पर विजिट वीजा की पाबंदी लगाई। अब ओमान ने अपने सयाहती वीजा में 103 ममालिक को तो शामिल कर लिया, जिसमें भारत भी शामिल है, मगर पाकिस्तान को शामिल नहीं किया। यूएई ने यह कहा कि कोरोना के बायस हमने पाबंदी लगाई है 12 ममालिक पर, लेकिन उन 12 ममालिक में पाकिस्तान तो आ गया, मगर वो मुल्क भारत जो कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासर था उसको शामिल नहीं किया। ये तफरीक क्यों है और क्या ये तफरीक पाकिस्तानी मईशत पर असर अंदाज होगी? क्योंकि नाज़रीन, दुनिया भर में तकरीबन 80,60,000 पाकिस्तानी बसते हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी रहते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है उन पाकिस्तानियों का जो सिर्फ मशरिक़ वस्ता में रहता है या सऊदी अरब में रहता है। नाज़रीन, सऊदी अरब में रहने वालों की तादाद, पाकिस्तानियों की तादाद है 27 लाख। यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात में रहने वाले पाकिस्तानियों की और काम करने वाले पाकिस्तानियों की तादाद है तकरीबन 16 लाख। और यही वो खित्ता है नाज़रीन जहां पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा ज़र मुबादला मिलता है। यही वो खित्ता है जहां पर पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद काम की गर्ज से मौजूद है और पाकिस्तान एक कसीर ज़र मुबादला इन लोगों के जरिए कमाता है। तो क्या ये सब कुछ हम गंवाने जा रहे हैं अपने ताल्लुकात की वजह से? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है ओवरसीज पाकिस्तानी के मुशीर जनाब जुल्फी बुखारी साहब। बुखारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, क्या वाकई पाकिस्तान की सब कुछ लूज करने जा रहा है? सबसे पहले अपने दोस्त गवाएगा, दोस्त गवाने के बाद जो हमारी मईशत को बहुत बड़ा सहारा मिलता है इन रेमिटेंसेस के जरिए, वो भी हाथ से जाएंगी क्या? पहली चीज तो ये कि जब कोविड आया था, जो कोरोना पहली वेव आई थी और यूएई लॉकडाउन में गया था, मैं सबसे पहला डिग्निटरी था जिसने यूएई में विजिट किया था। उन्होंने मुझे इनविटेशन भेजा था और जब मैं वहाँ गया उन्होंने मुझे बताया कि मैं पहला डिग्निटरी हूँ जिनको इनवाइट किया है यूएई। तो ये जो एक इंडियन प्रोपेगेंडा है कि हमारे ताल्लुकात यूएई के साथ अच्छे नहीं हैं, ये बिल्कुल गलत है। और जो ये बात, अब मैं आता हूँ वीज़ास पे, ठीक, ऐसी कोई बात नहीं है कि कोरोना की वजह से या पाकिस्तान के ऊपर कोई बैन है। देखें, 2 सॉवरेन मुल्क हैं यहाँ। एक मुल्क, जिस मुल्क की आप बात करें यूएई, उनने क्लियर अल्फाजों में बोला कि पाकिस्तानी वीज़ों पे कोई बैन नहीं है। अब आ जाएं कि वीज़े उस तरीके से क्यों नहीं लग रहे जैसे पहले लग रहे थे। शुरू करते हैं लेबर के वीज़े के साथ। यूएई में जैसे बाकी मुल्क में बड़े इकोनॉमिक इश्यूज हैं। कोरोना की वजह से वो उनकी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर और ख़ास तौर पे कि वो एक्सपो 2020 पे बहुत तवज्जो दे रहे थे और वो अभी 2021 में चला गया है, तो उन पे भी इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उनके पास एक सिस्टम है कॉल्ड वर्चुअल लेबर मार्केट डेटाबेस। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी वहाँ इंसान काम कर रहा हो, चाहे पाकिस्तान का हो, बांग्लादेश का हो, इंडिया का हो, फिलीपींस का हो, जब वो अनएम्प्लॉयड होता है, नौकरी से जब उसकी नौकरी ख़त्म हो जाती है, निकाला जाता है, तो वो उस मार्क को उस डेटाबेस के अंदर रजिस्टर करता है जी। वो डेटाबेस इस वक्त कुछ 1.2-1.3 मिलियन के करीब भरी हुई है। जब मेरी लेबर मिनिस्टर के साथ बात की पिछले हफ्ते, जो इनके साथ में बड़े करीबी ताल्लुकात हैं, उन्होंने बोला था कि हमने सारे मुल्क के जो अनस्किल्ड लेबर है वो रोकी हुई है इस वक्त, क्योंकि जब तक ये 4-5 लाख लोग कम ना हो, हम और लेबर कैसे उठाएं जब इतने बेरोजगार मुल्क के अंदर बैठे हुए हैं, हर मुल्क से, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह वगैरह। तो लेबर, अनस्किल्ड लेबर का ये है सारे मुल्कों के लिए। पहली चीज आ जाए स्किल्ड लेबर पे, हाईली स्किल्ड लेबर पे। पहली चीज तो ये कि अगर आप हाईली स्किल्ड लेबर हैं और आपको कल जाना है, मैं आपको कल 10 साल का वीजा, इसका नाम है गोल्डन वीजा, मैं आपको 10 साल का वीजा कल लगा देता हूं, कोई पाबंदी नहीं है। तो ये अगर बैन होता तो मैं आपको 10 साल का गोल्डन वीजा कैसे लगा के दे सकता हूं अगर आप हाईली स्किल्ड वर्कर हो। तीसरी चीज,
कोरोना के हवाले से जब मेरी मीटिंग यही जूम मीटिंग हुई थी लेबर मिनिस्टर यूएई के साथ, उनने हमें मुबारकबाद दी थी कि कोरोना के वक्त में पाकिस्तान सबसे टॉप मुल्क था जहां 11% इंक्रीज आई है हाईली स्किल्ड वर्कर्स की जाने की। तो कोरोना के दौरान भी हम लोग हाईली स्किल्ड वर्कर्स वहां भेज रहे थे, कोई बैन नहीं थी। अब आ जाएं कि लोग जो लिंक करते हैं कि 12 मुल्कों पे, और ये ऐसी उनकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। एक नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होती है वो एक छोटे से फ्री जोन की है, और उसमें उन्होंने कोरोना का जिक्र किया है। वो एक गवर्नमेंट पॉलिसी हरगिज नहीं है। पाकिस्तानियों के ऊपर कोई बैन नहीं है। मसला आया है तो मैं आपको मसला बताता हूँ। मसला पहली चीज, जैसे मैंने आपको समझाया, सप्लाई डिमांड की, जहाँ तक वर्कर्स की और काम की बात जारी, सिंपल मैथमेटिक्स है सप्लाई और डिमांड की। सप्लाई उनकी, डिमांड उनकी कम है, सप्लाई बहुत ज्यादा मुल्क के अंदर पहले से है। अब आ जाएं विजिटिंग वीजास पे। विजिटिंग वीजास पे स्लो डाउन इसलिए आया हुआ है कि कम विजिटिंग वीजा फिर भी लग रहे हैं मैन्युअली, लेकिन इसमें क्यों हमने कह सकते हैं कि एक ब्रेक आई हुई है, क्योंकि हो ये रहा था कि जो यहाँ हमारे जो लोग हैं, प्रोमोटर्स होते हैं, एजेंट्स होते हैं, वहाँ की जो SOPs हैं मुताबिक, जब आप विजिटिंग वीज़ा पे, टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं कि आपके जेब में $200 या $300 होने चाहिए, और आपकी 48 आवर्स की कोई अकोमोडेशन, कोई रहने की कोई जगह होनी चाहिए जो आप दिखा सकें कि ये मेरी रिहाइश है अगले 2 दिनों के लिए। वो क्या कर रहे थे कि हमारे गरीब लोगों को $200 यहाँ दे के, उनसे यहाँ रुपए लेके, और उनको Airbnb या किसी वेबसाइट पे बुक करके उनको वो कंफर्मेशन दे देते थे और उनको जहाज पे चढ़ा देते थे। वो पहला जहाज गया, लोग चले गए। जब उनसे पूछा जाता है, जब पासपोर्ट इमिग्रेशन में स्टैंप पा कहाँ जा रहे हैं, उनको पता नहीं, कहाँ काम क्या करेंगे, यहाँ हम काम के सिलसिले में आए हुए हैं। जब उन्हें बोला कि जी अभी तो कोरोना भी चल रहा है, ऊपर से ये लोग आ रहे हैं और ये विजिट पे नहीं आ रहे, ये यहाँ आ रहे हैं विजिट वीज़ा पे और काम करना चाह रहे हैं, हम ये इजाज़त नहीं दे रहे इस चीज़ की, इस वक्त ये इलीगल है, और हम उनको डिपोर्ट भी कर रहे हैं, हमें नुकसान भी हो रहा है क्योंकि हम उनकी फ़्लाइट वापस कर रहे हैं, और वो कोरोना का भी ख़तरा है क्योंकि एयरपोर्ट बंद हुआ हुआ, यहाँ 600-900 लोग फंसे हुए हैं यहाँ। तो इसलिए इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा चेंज करने, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने बात की थी कि हम रिव्यू कर रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम एक मैकेनिज्म बनाना चाह रहे हैं कि आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जो टूरिस्ट पाकिस्तान से जा रहा है यूएई, वो वाकई टूरिस्ट जा रहा हो। एक मुल्क ने ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाया था, और अनफॉर्चुनेटली कई चंद हमारे यहाँ के एंकर्स और ये ऑपोजिशन पार्टीज उसमें शामिल हो गई थी, वो इंडिया था। सर ये बताइएगा, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी एंड फॉर द कंफर्मेशन, कि मिडिल ईस्ट में जो पाकिस्तानी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं, खा वो लेबर हो, खा वो दूसरी वाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हो, उनमें से किसी को कोई खतरा नहीं है? नोबडी इज गोइंग टू बी सैक्ड, कोई ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट का खतरा नहीं है फिलहाल? कोई खतरा नहीं है, ये सरासर झूठ है, और बल्कि सबको खान साहब की, वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देनी चाहिए कि पूरे कोरोना के वक्त 6 महीने जहाँ मुल्क तबाह हुए हैं, लोग वापस करोड़ों में आए हैं वापस। हमारा सिर्फ अगर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 80,000 लेबर पूरे कोरोना के वक्त में ले ऑफ हुआ है, वो कोई फिगर नहीं है अली भाई, क्योंकि हमने 9,80,000 बंदे 18 महीनों में भेजे थे। ये बाकी जो लोग टीवी पे आके बात करते हैं उनको कहें कि 20 साल का डेटा निकाल के दिखाएं कि 9,80,000 बंदे 18 महीने पे पहले बाहर गए हैं। अभी भी कोई खतरा नहीं है यूएई से, कोई खतरा नहीं है सऊदी अरेबिया से, कोई खतरा नहीं है कतर से। लोग वहाँ जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कोरोना और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो ही यूएई में बेहतर होंगी, लोग और भी जाएंगे। कुवैत हम लोग पहली दफ़ा 13 साल बाद हम कुवैत लोग हमने भेजे हैं। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, मैं समझता हूँ सर। अगर तो हमने वाकई इतनी वर्क फोर्स भेजी है, हालांकि वहाँ पे लोग ले ऑफ हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ जा रहे हैं लोग। तो सर कतर के साथ एक हमारा बुखारी साहब मुआहदा हुआ था, और ये कुछ बहुत पहले दिन की बात है। सर उस मुआहदे में क्या जो उसका आगाज़ हो चुका है? क्या कतर भी हमारी जो लेबर फोर्स कह लें या वर्क फोर्स है वो जाना शुरू हो गई है? कतर में जाना शुरू हो गई है, लेकिन क्योंकि अभी तक उनके SOPs भी हैं, तो सिर्फ कोरोना की वजह से स्लो डाउन हुआ है। कतर में जो मुआहदा हुआ था वो जनरली फीफा वर्ल्ड कप के मैन पावर और सप्लाई के वजह से था। वहाँ क्योंकि वहाँ वो चीज़ भी स्लो डाउन हो गई है, वर्ल्ड कप भी शायद आगे हो जाए, तो इसलिए
स्लो डाउन हुआ है। लेकिन अगर आप कतर देखें तो उनसे तो बिल्कुल ही बहुत ही कम लोग वापस आए थे। मतलब है कि जो लोग वापस आए थे वो सिर्फ क्योंकि कंपनीज अगर बंद हो गई थी और उनको लीव पे भेजा तो तब। बिल्कुल। अच्छा बुखारी साहब, आखिर में सर, ओमान ने अपना एक सियाहती वीजा जारी किया है 3 ममालिक के लिए, उनके लिए फ्री है। 103 ममालिक के लिए फ्री है वो सियाहती वीजा सर। पाकिस्तान उसमें शामिल नहीं हो पाया, हालांकि वहां पर हमारे तकरीबन कोई 2.5-3 लाख वर्कर हमारे काम करते हैं ओमान में ऑलरेडी, तो पाकिस्तान को शामिल नहीं किया सर उन्होंने। विजिट वीज़ा पे उन्हें अभी शामिल नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि उस पर हम शामिल करें। लेकिन देखिए, अगर वो हमसे फ्री नहीं दे रहे हो और चीज़ों पे तो इसमें कोई टैक्सेशन नहीं, आप वैसे ही टूरिज्म के ऊपर जाते हैं। हम क्या फ्री वीज़ा देते हैं किसी को? आप हमें एक कोई मुल्क दिखा दें कि इसको हम फ्री वीज़ा देते हैं। जी हाँ, उनके तो फिर भी करोड़ों वीज़े आते हैं बिल्कुल महीने के और साल के, हमारे तो फिर भी उसके मुकाबले में कम है। लेकिन आप हमारी वीज़ा की फ़ीस देख लें कितनी हाई है। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम वीज़ा कराएं, हम इंग्लैंड या अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं या ऐसे कुछ। इसमें मतलब उनकी अपनी वर्किंग्स होती हैं। ये बहुत बहुत शुक्रिया मामून ख़ुसूसी बज़ार ओवरसीज़ पाकिस्तानी जुल्फ़ी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म हुआ चाहता है, दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।